आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। उसके आगे की जो लास्ट टाइम हम लोग ने आपको बताया, मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आज हम लोग लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे टोस्टर है, हीटर है, आप जब इसमें करंट को फ्लो करते हो तो आप देखते हो ये हॉट कर जाता है। तो ये जो करंट की वजह से जब कंडक्टर कोई हॉट करता है, इसी को बोला करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता कैसे है? मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, हमने कहा कि भाई ये कंडक्टर है, इसको आपने एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपने कहा कि हम इसे सेल या एक बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो होता है क्या है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब वो यहाँ पर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब तक हम किसी कंडक्टर में सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल कौन होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडमली का मतलब होता है जिसकी जिधर मर्जी होती है वो उस साइड में चारों तरफ मोशन करते हैं वो। तो लेकिन जिस समय हम सेल और बैटरी लगा देते हैं, या तो सेल लगा दें या बैटरी लगा दें, तो उस कंडक्टर का एक सिरा निगेटिव हो जाएगा और एक सिरा पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर ये घूमना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है और कंडक्टर में होती हुई नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच जाती है। अब होता है क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो कर रही होती है तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली नहीं चल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन चल रहे हो, एक के पीछे एक चल रहे होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन बार बार जो होते हैं, जो रास्ते में एटम्स आ रहे हैं, जो आयन्स आ रहे हैं, इनसे बार बार ये क्या करते हैं, टकराते हुए चलते हैं। जब ये टकराएंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ये एटम्स को या आयन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर सेल या बैटरी लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब ये जैसे ही एटम से जाके टकराया तो इसने अपनी एनर्जी जो है एटम को ट्रांसफर कर दी। अब एटम को ट्रांसफर करने से क्या होता है, देखिए कोई भी एटम है वो है तो अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। तो इनके जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जब उसमें ट्रांसफर हो गई एटम और आयन में, तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। जब लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है और ये बार बार क्या होते हैं, दूसरे एटम से टकराने लगते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये उसकी वहाँ पर क्या करते हैं, टकराने की वजह से वहाँ पर हीट एनर्जी को बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से जब सेल या बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। इस काइनेटिक एनर्जी को उसने अपने जो रास्ते में एटम्स आ रहे हैं जिनसे वो कोलाइड कर रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करी। उनको ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, उनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा कि उनके अंदर हीट एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दे आर बिकमिंग टू हीट, हॉट होने लगते हैं धीरे धीरे। और यही जो कंसेप्ट है यही बताता है कि करंट की वजह से किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है। अब जैसे हम इसका फार्मूला, ये तो इसका कंसेप्ट हो गया कि आपसे पूछे कोई कि भाई हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे वर्क करता है, कैसे करंट का फ्लो कराने से किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज द वे। अब इसका फार्मूला हम लोगों ने कहा कि भाई चलो इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। मान लीजिए इन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V मान लिया। इसके दोनों पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमने V मान लिया। मान लीजिए कि यहाँ पर Q चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कुल मिला के इस कंडक्टर में V पोटेंशियल डिफरेंस पर, मान लीजिए Q ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, देन वर्क डन विल बी Q इंटू V हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर I करंट हमने फ्लो करी है। सपोज करिए यहाँ पर I करंट फ्लो करी हमने T समय के लिए, T समय में I करंट फ्लो हो रही है। तो एज यू नो कि जो चार्ज होता है वो होता है करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, करंट इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को इस Q की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो दिस W इज इक्वल टू I इंटू T इंटू V, या इसको आप सिस्टमाइज वे में लिख लें तो इसको कहेंगे VIT। अब ये जो वर्क डन होता है यही किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यही जो वर्क डन हमारा निकल कर आया है, यही क्या कहलाती है, हमारी हीट एनर्जी कहलाती है। तो जो हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई आई करंट फ्लो करने पर टी समय में, उसका फार्मूला क्या हो गया, VIT हो गया। हम और फार्मूले भी इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ से हमने कहा भाई यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V बराबर कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो H बराबर यहाँ से जब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, V की जगह आपने क्या रख दिया, I इंटू R, और I इंटू टी पहले से ही था, तो I और I का मल्टीप्लाई कर दीजिए, I स्क्वायर R इंटू टी। ये जो है हमारा दूसरा फार्मूला निकल कर आ गया कि H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर हो गया। आपने कहा कि नहीं हम तो I को रखना ही नहीं चाहते हैं, I को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप I की वैल्यू को यदि आप निकालें तो I बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर V अपॉन R हो जाएगा। इस V अपॉन R को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इस जगह हमने पुट करा, तो यहाँ से H बराबर हो गया V और I की जगह रख दिया V अपॉन R इंटू टी, तो V और V का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये इस तरीके से ये तीन फार्मूले हमारे हीट के लिए हो जाते हैं। अब जहाँ पर जो भी चीज़ आपको मेंशन हो रखी हो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखी है तो देन दिस फार्मूला विल बी यूज्ड। यदि करंट और रेजिस्टेंस दे रखा तो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये फार्मूला हमारा यूज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वर्क ही है। इसलिए यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है उसको भी किस में मेंशन करेंगे, जूल में। ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, यहाँ पर जूल रहेगी, इसको जूल में मेंशन करते हैं। अब ये आती है कि भाई हीट एनर्जी जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए ये वाला फार्मूला, क्योंकि जब भी आप कोई भी कंडक्टर लोगे तो उस कंडक्टर में एक तो रेजिस्टेंस होता ही होता है और करंट होगी, इसलिए हम लोग जो इसकी डिपेंडेंसी देखा करते हैं वो इस फार्मूले से देखा करते हैं कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होती है I बढ़ेगा, H बढ़ेगा, R बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे R लिख दिया तो यहाँ पर भी क्या बढ़ेगा, H बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यदि ज़्यादा समय तक हमने हीट को फ्लो कराया तो वो ज़्यादा समय तक हमने करंट को फ्लो कराया तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से इन तीन चीज़ों के ऊपर, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट को चलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए वो सिरा उतना ज़्यादा हॉट कर जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप सड़क पर जा रहे थे, आपको रोक लिया जाए, जब वहाँ रोका जाएगा आपको तो हॉट टॉक स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में बहसबाजी स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली वहाँ का माहौल कैसा हो जाएगा, गर्म होने लगता है। इसी तरीके से जब किसी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कर रहे हैं और कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो उस कंडक्टर है वो अपने में से करंट को आगे जाने में दिक्कत देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और इसी को बोला करते हैं हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यही कहलाता है हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट कराएगा यहाँ से कि कितने समय में कितनी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो टाइम से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको। इसके एप्लीकेशन जैसे गीज़र है, आपने देखते हो कि गीज़र में क्या होता है कि पानी गर्म करने का काम आता है, तो वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में जो कंडक्टर नहीं होता वहाँ एलॉय लगाए जाते हैं। एलॉय क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। बल्ब है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि उसका करीब जो रेजिस्टेंस होता है वो 3000 मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में जो होता है नाइक्रोम है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो है एलॉय हैं। तो इन एलॉय को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहे, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे और उसकी वजह से वहाँ पर हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद आता है पावर। अब पावर क्या होती है,
जो पावर होती है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर यदि हम लोग मैकेनिक्स की बात करें तो आपको ध्यान होगा, जब हम लोग 9th में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर, तो वहाँ पर ये था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है कोई बॉडी, वो उसकी पावर कहलाती है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम में कंज्यूम होती है, उसको हम लोग पावर बोला करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने निकाला था कि W बराबर हम लोग ने निकाला था V इंटू आई इंटू टी निकाला था। अब हमने कहा कि जो पावर है वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या पावर एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट टाइम। तो T से आप डिवाइड कर दीजिए W को। जब T से डिवाइड करा तो W बराबर, तो पहले आपने ये लिख लिया VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा और P बराबर हमारा फार्मूला कितना निकल कर आ गया, V इंटू आई, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। इसी तरह V की जगह आपने मान लो IR रख दिया तो दूसरा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। IR रखोगे तो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। आपने कहा कि भाई एक और फार्मूला हम निकाल सकते हैं, I की वैल्यू हटा दीजिए, यहाँ से V अपॉन R रख दीजिए तो P बराबर हो जाता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 फार्मूले होते हैं ये जो पावर को निकालने में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो पावर है, जैसे इसकी जो SI यूनिट देखी जाए, यहाँ पर हमने कहा भाई SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, तो पावर की SI यूनिट देखिए W की, मतलब वर्क की हो गई जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड हो गई। तो जूल पर सेकंड बोलते हैं इसी को, और या इसी को कह देते हैं वॉट। तो जूल पर सेकंड लिखिए या आप इसको वॉट लिख सकते हैं। इसकी और जो बड़ी यूनिट होती हैं वो होती है जैसे किलोवाट, मेगावाट, नाम आपने सुने होंगे। किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3 वाट होते हैं। मेगावाट में कितने होते हैं, 10 की पावर 6 वाट होते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि वाट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी यूनिट जो होती है बड़े बड़ी चीज़ों से नोट किया करते हैं, डिनोट किया करते हैं। अब यदि कोई आपसे कहे कि डिफाइन 1 वाट, आपसे कहा जाए कि 1 वाट को डिफाइन कीजिए, तो हमने क्या करा यहाँ पर देखिए, P बराबर आपने लिखा है यहाँ पर W अपॉन T। तो यदि हमने 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड तक फ्लो करी, यदि किसी कंडक्टर में या कोई कंडक्टर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर में जो पावर है वो कितनी है, 1 वाट पावर है उसके अंदर। ठीक हो गई बात ये। तो 1 वाट को इस तरह से मैंने पहले भी बताया था, जो डेफिनेशन दिया करें आप, कोशिश करिए जो फार्मूला लिख रहा है उसी से ही आप देंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। इसके बाद आती है जो लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो आपको पता है जैसे मीटर रीडर आता है आपके यहाँ, मीटर की रीडिंग चेक करता है कि फिर बताता है कि भाई ये इतनी यूनिट आपके यहाँ आ गई। तो ये जो यूनिट हम लोग वर्ड बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट को हम लोग जैसे यूनिट लिखा, इस यूनिट को ही हम लोग बोला करते हैं, जैसे 1 यूनिट लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 किलोवाट आवर। या इसको अब आपने कहा कि भाई 1, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 kWh। इस तरह से आपको जनरली लिखा मिलता है। तो kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर। अब बात आती है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट के पहले वाट बना लीजिए, अभी मैंने बताया था 1000 वाट हो जाएंगे। आवर के सेकंड बना लीजिए, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने करा तो ये हो जाएगा, देखिए 3 के बाद यदि डेसिमल लगा दें तो 3 इधर और 3 इधर, तो ये 10 की पावर में चला जाएगा। तो हम लोग 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इसको लिखें वाट इंटू सेकेंड।
इस वाट इंटू सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, इस वाट इंटू सेकेंड को हम लिखते हैं जूल। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है, इसी को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे हाउस होल्ड अपने घरों में जब इतनी जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तब वी विल से कि हमारे मीटर में 1 यूनिट आएगी। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट। अब एक इसमें जैसे हम आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करें कि ये किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपके यहाँ 2 फैन लगे हैं जिसमें हर एक की जो पावर है 80 वाट है। 2 फैन है, हर एक की पावर हमने 80 वाट मान लिए। हमने कहा 4 बल्ब्स लग रहे हैं यहाँ पर और हर बल्ब जो है वो 100 वाट का है। तो उसने कहा 30 डेज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताना है, जबकि रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसने मान लिया कितना है 4 रुपीज़। कितनी मान ली उसने, 4 रुपीज़ मान ली पर यूनिट। तो ये पर यूनिट जो है वो चार्जेस हैं। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे भाई आखिर टोटल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का हो कितना रहा है। तो टोटल एनर्जी जब यहाँ आप निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू 80, एक पंखे का था 2 फैन है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 100 वाट एक बल्ब का है 4 बल्ब है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 160 प्लस 400 बराबर हो गया 560 वाट हो गया। सबसे अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। और ये मान लीजिए उसने कहा जो 2 फैन चल रहे हैं ये 6 आवर डेली चल रहे हैं और ये जो बल्ब जल रहे हैं ये 4 आवर डेली ग्लो कर रहे हैं। तो जब ये 4 आवर डेली ग्लो कर रहे हैं तो जब हमने यहाँ पर जब टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये तो पावर आ गई। पावर के साथ अब आपको इसमें मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ के साथ किसकी, आवर की। तो दोनों पंखे 6-6 घंटे के लिए चल रहे हैं तो 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जब 100 इंटू 4 लिखा था और ये 4 घंटे के लिए और चल रहे हैं तो 4 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर दोबारा से इसको हम लिख रहे हैं 160 इंटू 6 प्लस 400 इंटू 4 इतने वॉट इंटू आवर। ये इसमें कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने सेकंड नहीं लिया, आवर ले रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 6 जा 960 प्लस 1600 ये हो गया वाट इंटू आवर। इसको हमने लिखा वाट इंटू आवर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आपने प्लस कर लिया 0.62560 वाट इंटू आवर। अब इस वाट के हमें क्या बनाने हैं, किलोवाट, क्योंकि जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। तो इसलिए इसको अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा बन गया किलोवाट आवर। इसको इससे हमने कट कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.56 किलोवाट आवर। तो अब जो हमारा 30 डेज का चार्जेस आया, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 30 डेज। तो देखिए 30 ये तो एक दिन का निकाला था हमने टोटल एनर्जी इन 1 डे, ये पर डे की हमने निकाल ली। अब 30 डेज की निकालनी तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2.56 हो गया। और 1 यूनिट का चार्ज कितना है 4 से मल्टीप्लाई आपने और कर दिया। तो जब हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करें 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया। और ये हमने यहाँ 0 लगा दिया तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल लग गया और 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 0 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 और 3 27 और ये 28 और 2 29। इतने रुपीस ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये पूरा चैप्टर यहाँ मैंने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हम बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।